ऐसा मनुष्य युद्ध नहीं बल्कि शांति चाहता है। जाने गीता में दिए श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश। श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से मनुष्य को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि किस तरह का व्यक्ति शांति की खोज में रहता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में पड़ा मनुष्य युद्ध नहीं शांति चाहता है। युद्ध में सिर्फ विनाश छिपा है, लेकिन प्रेम में अपने को पाने की चाह होती है जो मनुष्य को शांति की तरफ ले जाता है। गीता में लिखा है, व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है अगर उसे स्वयं पर पूरा विश्वास हो। अपनी इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करने से व्यक्ति उस चीज को प्राप्त कर ही लेता है। हर व्यक्ति को स्वयं पर भरोसा होना चाहिए कि वह सही दिशा में प्रयास कर रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार किसी भी तरह की जीत के लिए खुद को प्रेरित करना जरूरी है, क्योंकि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार ही होते हैं। इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। गीता में कहा गया है कि जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, आगे चलकर वो भी कहीं ना कहीं कष्ट जरूर भोगेंगे। अगर आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी देगा। इसलिए कष्ट मिलने पर कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह जीवन है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। नहीं, अद्भुत ये कि जिस विमान से जीवन को नष्ट करने वाले बम बरसाए जाते हैं, उसी विमान से जीवन को बचाने वाली दवा और भोजन सामग्री भी लुटाई जाती है। वे पूरी दुनिया को यकीन दिलाना चाहते हैं कि युद्ध के ध्वंसावशेष को सोना में बदलने वाली विकास की योजनाएं भी उन्होंने बना रखी है। ध्वंस भी वही करेंगे, निर्माण भी वही करेंगे। जो होगा उनकी ही मर्जी से होगा। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण का तिरगुन फांस लिए डोलने वाली साम्राज्यवादी शक्तियां जब अन्य राष्ट्रीयताओं को ही माया बताती है तो राष्ट्रीय संप्रभुताओं को मानने का सवाल ही कहां पैदा होता है। असल में ये उन लोगों में नहीं है जो नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे थे। ये खूब जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक ही है कि किस देश में कौन सत्ता संभालता है, इसे उस देश का आंतरिक मामला मानना उनके लिए संभव ही नहीं हो सकता है। पहले की स्थिति ये थी कि यदि किसी देश की नीति से उसके पड़ोसी देश की शांति या विश्व शांति को खतरा होने की आशंका उत्पन्न होती है तो उस पर विचार और आवश्यक कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी विश्व संस्था थी। संयुक्त राष्ट्र संघ तो राष्ट्रों का संघ है। जब दूसरे राष्ट्र के भी अस्तित्ववान होने की अवधारणा ही नकारी जा रही है, तब उनके संघ के होने को ही कैसे वे मान सकते हैं। अपनी नीतियों को दूसरी राष्ट्रीयताओं पर थोपने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की ओट की जरूरत कल तक थी। आज इस ओट की कोई जरूरत नहीं रह गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जरूरत इराक की खुफिया तलाशी लेने तक थी। इस खुफिया तलाशी से प्राप्त जानकारियों का इस्तेमाल इराक के विरुद्ध किए जाने में संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई जरूरत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सहारा लेकर इराक को निरस्त करने की लंबी प्रक्रिया चलाई गई और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ण अवहेलना कर उस पर शस्त्र हमला किया गया। महाभारत के भीष्म पितामह की तरह अमेरिका के पक्ष में नकली निष्ठाओं से प्रतिबद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ शर्षया पर पड़े पड़े कराहते रहने के अलावा कर भी क्या सकता है। इस हमले को इराक की मुक्ति से जोड़ना पूरे मामले को अद्भुत बना देता है। ध्यान में रखना ही होगा कि जिस प्रकार इराक की मुक्ति के लिए उस पर हमला किया गया, उसी प्रकार पूरी दुनिया के गरीब लोगों की समृद्धि के लिए ही उनके शोषण की पटभूमि भी तैयार की जा रही है। ये दुनिया हिटलर के अंधराष्ट्रवादी रुझान से उपजी तानाशाही का नतीजा देख चुकी है। ये नतीजा तब उतना खतरनाक था जब हिटलर के पास आज के तानाशाहों जैसे विध्वंसक हथियार नहीं थे।
राष्ट्रीय संप्रभुताओं और विपुल विश्व जनमत की अवहेलना करते हुए किसी देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तानाशाही नहीं है, तो तानाशाही और क्या हो सकती है। युद्ध के परिप्रेक्ष्य में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में सकारात्मक तत्वों की तलाश करने वाले लोगों को राष्ट्र राज्य की भूमिका पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए। खासकर विश्व पर्यावरण की गंभीर चिंता करने वाले उन लोगों को जो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण से उत्पन्न रोजगारहीन वृद्धि की चपेट से गरीबों के जीवनयापन की संभावनाओं को बचाने के लिए वैकल्पिक विकास की अवधारणा के साथ चिरंतन आजीविका के लिए राष्ट्र राज्यहीन सामाजिकताओं के लिए विशेष आग्रहशील है। समानता और सामाजिक न्याय के सुनिश्चित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं बनती है। ये सच है कि समानता और सामाजिक न्याय का सापेक्ष सामाजिक समूहन के अंदर से ही तय होता है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया विषमताओं को बढ़ाती है। इन विषमताओं के समाज मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव से बचने और जीवन में शांति की बहाली में राष्ट्र राज्यहीन सामुदायिक जीवन की संभावनाओं को तलाशना एक स्वप्नशील प्रयास ही है। इस स्वप्न का जीवन यथार्थ की कठिन भूमि पर उतरना संभव नहीं दिखता है। इसलिए शांति की मानवीय कामना के अंतर्गत युद्ध के विरुद्ध संगठित हो रहे आक्रोश का स्वाभाविक लक्ष्य उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की वर्तमान पद्धति और प्रक्रिया भी होनी चाहिए। युद्ध चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, उसका विरोध उनको पैदा करने वाली परिस्थितियों के विरोध के बिना पूरा ही नहीं हो सकता है।